हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। जैसे कि हमने ज्योग्राफी का जो सिलेबस था सेकंड ग्रेड का आपका, वो इससे पहले हमने डिस्कशन कर लिया था। उसमें हमने देखा था कि वर्ल्ड, फिर इंडिया और राजस्थान आपके तीनों ही आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। उसमें आज जो हम सबसे पहले ख़त्म करेंगे वो है आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी। फिर उसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम राजस्थान ज्योग्राफी ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसकी ये आपकी सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लासेस है। जैसे कि हमने इसका ऑलरेडी सिलेबस डिस्कशन कर लिया था। उस सिलेबस में क्या क्या था आपके, सबसे पहले जो चीज़ थी वो थी कि आपके कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं, ओशियंस कौन से हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। फिर आपके ग्लोबल विंड सिस्टम करके जो आपके अलग टॉपिक था। तो जो आपका फर्स्ट पार्ट है आपके कॉन्टिनेंट और ओशियन वाला, उसको हम पहले ख़त्म करेंगे। उसके लिए सबसे पहले ये जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसको पूरा करने से पहले हमें कम से कम हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, उसका एक मोटा मोटा पर्सपेक्टिव आपके दिमाग में फीड होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमें कल को कोई भी कॉन्टिनेंट पढ़ना है तो उसमें कौन से कंट्रीज़ है, उसके आसपास में लगने वाले कौन से सागर है, कौन से ओशियंस है जो उसको टच कर रहे हैं, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी है, वहाँ से कितने डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल लाइंस गुजरती है, वहाँ का कितना कितना जो है आपका लोकेशन वाइज कैसे रहने वाला है, उसका डेट टाइम कैसे कैसे फिक्स होगा। ये सब चीज़ें आपको एक ब्रॉड माइंड में फीड होनी चाहिए। जो ये आपकी क्लास रहेगी वो सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, जिसके अंदर हम सबसे पहले देखिए इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे उसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। ये सिर्फ आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास है टू वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, विश्व भूगोल। ओके, तो इस क्लास में हम मेजरली 4 पॉइंट्स को एक बार रिकॉल कर लेंगे। ये आपके लिए सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से क्लास लाई गई है कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने के अंदर। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कॉन्टिनेंट, उसके बाद हम पढ़ेंगे ओशियंस के बारे में। ठीक है, पहले हम महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम महा सागर के बारे में पढ़ेंगे। ये जो दो टॉपिक्स है आपके वो तो डायरेक्ट ही आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। ठीक है, उसके बाद हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो हम इस वीडियो के आगे पढ़ेंगे हेमिस्फेयर क्या होते हैं, कितने हमारे हेमिस्फेयर है। ठीक है, इस हेमिस्फेयर के अंदर आपको तीन चीज़ें पढ़नी है। एक तो इक्वेटर, ठीक है, कौन कौन से कंट्री से, 13 कंट्री से हमारी भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, भूमध्य रेखा के बारे में सिर्फ एक ओवरव्यू कि आपको पता होना चाहिए एक बार कि किस तरीके से भूमध्य रेखा है, देशांतर कितने हैं, अक्षांश कितने हैं। उसके बाद इसी में पढ़ेंगे हम अक्षांश के बारे में, लैटिट्यूड के बारे में। फिर इसी के ही अंदर आपके बारे में पढ़ेंगे देशांतर के बारे में, लॉन्गिट्यूड के बारे में। ठीक है, इसके आगे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है वो रहती है हमारे कंट्रीज़। ठीक है, वर्ल्ड की कंट्रीज, ये जो कंट्रीज का डिस्कशन होगा वो सिर्फ मेरी तरफ से एक ओवरव्यू होगा कि देखिए जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, उसमें ये कंट्रीज रहेंगे। उसके अलावा भी आपको कंट्रीज एक बार वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले देख लेनी चाहिए और आपको याद भी होनी चाहिए, जो ऑलमोस्ट हमारी 200 कंट्रीज है वो। उससे एक तो आप करंट अफेयर भी अच्छे से पढ़ पाएंगे, करंट अफेयर की चीज़ें आपको अच्छे से याद रह पाएगी। ठीक है, तो इस वजह से हम एक बार कंट्रीज का ओवरव्यू देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले जो आज हम पढ़ना शुरू करेंगे वो पार्ट क्या है आपके कॉन्टिनेंट। अब कॉन्टिनेंट में देखिए हम क्या क्या पढ़ते हैं। कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, हमारे महाद्वीप। ठीक है, महाद्वीप का मतलब क्या है, देखो ये हमारी अर्थ है। अर्थ के ऊपर सबसे पहले अगर मैं अपना मैप बनाकर बात करूं तो देखो, ठीक है, और ये हमारा अंटार्कटिका। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा ये पूरी अर्थ है,
इस अर्थ के अंदर सबसे पहले अगर दो चीज़ें ही इंक्लूडेड होती है, वो दो चीज़ कौन कौन सी है आपके, एक तो कॉन्टिनेंट्स होते हैं और एक ओशंस होते हैं। यानी एक आपका स्थल भाग है, एक आपका जलीय भाग है। ये दो भाग है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कितने परसेंट ऑफ द अर्थ के ऊपर हमारे स्थल भाग है। तो जो स्थल भाग है वो है आपके 29.2% के ऊपर आपके क्या है, लैंड है वर्ल्ड में। उसके बाद अगर हम बात करें आपके टोटल जलीय भाग की, तो कितने परसेंट जलीय भाग पर है, तो 70.8% अर्थ के ऊपर क्या है, आपके जलीय भाग है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एक इक्वेटर लाइन आपकी गुजरती है यहाँ से। आप अभी हम आगे पढ़ेंगे कि पूरे अर्थ को, ठीक है, ब्रोनियो ये सब यहाँ से जो ये 0 डिग्री है, ये जो 0 डिग्री आपकी भूमध्य रेखा है वो आपके दो हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है गोलार्ध में। ऊपर वाला नॉर्थ हेमिस्फेयर, नीचे वाला आपके है साउथ हेमिस्फेयर। तो जो आपका नॉर्थ हेमिस्फेयर है, इस नॉर्थ हेमिस्फेयर के अंदर कितना परसेंट तो वाटर है और आपकी कितना परसेंट क्या है, स्थल है, स्थल और जलीय भाग। तो अगर हम नॉर्थ हेमिस्फेयर में स्थल और जलीय भाग की बात करें तो जो आपके टोटल कितना परसेंट जलीय भाग है, आपके 61% यहाँ पर क्या है, आपके जलीय भाग। तो रिमेनिंग कितना परसेंट स्थल भाग रह गया, आपके 39% आपके यहाँ पर स्थल भाग रह गया। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि सबसे पहले पूरे वर्ल्ड के अंदर ये आपका वर्ल्ड है, आपकी अर्थ है, उस पर कुछ स्थल भाग होता है, कुछ जलीय भाग होता है। स्थलीय भाग टोटल कितना है, 29.2%। जलीय भाग कितना है आपका, 70.8%। उसके अंदर अब हम अलग तरीके से और जल और स्थल को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भूमध्य रेखा ने उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित किया। उसमें जो नॉर्थ हेमिस्फेयर है उसमें कितना परसेंट स्थल भाग है, तो 39%। कितना परसेंट जलीय भाग है, तो आपके 61% जलीय भाग है। ठीक है। उसके बाद अगर हम अब कौन से हेमिस्फेयर की बात करते हैं, अगर हम साउथ हेमिस्फेयर की बात करते हैं, साउथ हेमिस्फेयर में अगर हम स्थल भाग की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 19% स्थल भाग है। और अगर हम इसके जलीय भाग की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 81% क्या है, आपकी जलीय भाग है। अगर आप जब हम हमारा ग्लोबल विंड सिस्टम पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें आप सुनेंगे कि रॉरिंग 60s वगैरह जो आपकी विंड्स चलती है बहुत, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वो क्यों चलती, क्योंकि जब पानी हवाओं के साथ बहता है तो उसकी आवाज़ें बहुत तेज तेज आने लग जाती है, जैसे फ्यूरियस 50s है, रॉरिंग 60s है। तो ये सब हम पढ़ेंगे और वो क्यों होता है उसको यहाँ पर आपका जो एक कॉन्सेप्ट कोरिलेट हो जाना चाहिए, क्या कि जो हमारा साउथ हेमिस्फेयर है वहाँ पर जल की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 81% ऑफ लैंड जो है आपके साउथ हेमिस्फेयर में वो क्या है, आपका वाटरी एरिया है। ठीक है, वाटर बॉडीज का एरिया है, वहाँ पे वाटर है। और सिर्फ 19% वहाँ पर क्या है, आपके लैंड है। तो इस तरीके से ये हमारा जनरल ओवरव्यू था कि अर्थ में हम कैसे कैसे पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में जो पहले कॉन्टिनेंट और महासागर दिए हुए हैं वो कैसे कैसे हैं, तो आपको याद हो गया होगा। 29.2% स्थल है, 70.8% आपके जल है। नॉर्थ हेमिस्फेयर, साउथ हेमिस्फेयर, नॉर्थ हेमिस्फेयर में स्थल का भाग 39% है, जल का भाग 61% है। ठीक है। उसके बाद आपके 19% और 18% कहाँ है, आपके साउथ हेमिस्फेयर में। साउथ हेमिस्फेयर में आपके पानी का जलीय भाग बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर जब हम ग्लोबल विंड सिस्टम पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर अलग जो 40, 60 और 70s के लैटिट्यूड्स की ऊपर जो हवाएं चलती है उनका नाम भी अलग होता है। ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब हम बेसिकली जो बात करेंगे वो बात करते हैं हम सबसे पहले किसकी, कॉन्टिनेंट्स की। अगर हम कॉन्टिनेंट्स के अंदर बात करते हैं तो देखिए, कॉन्टिनेंट्स को हमें दो तरीके से पढ़ना चाहिए। क्या क्या तरीका होना चाहिए, पहले तो उसके क्षेत्रफल के आधार पर, दूसरा वहाँ पे रहने वाली जनसंख्या के आधार पर। क्योंकि अगर अब हम थोड़ा और आगे हमारे सिलेबस में चलते हैं तो वहाँ पे पॉपुलेशन ऑक्यूपेशन है, पॉपुलेशन माइग्रेशन है और पॉपुलेशन सेंसस। आपके ये 3 टॉपिक भी दे रखे हैं किसके रिगार्डिंग में, आपके पॉपुलेशन के रिगार्डिंग में। और जो 2024 के अंदर आपकी पॉपुलेशन की रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, ये उसी के अकॉर्डिंग आपके डाटाज है। ठीक है। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं क्या क्षेत्रफल के अनुसार कितने कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है, कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि टोटल हमारे कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है। क्या आप सभी वर्ल्ड का मैप बना सकते हैं? ठीक है, हम एक साथ बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले
सबसे पहले कॉन्टिनेंट को ड्रॉ करने की कोशिश करिए। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और ये हमारा क्या अंटार्कटिका, और यहाँ पर जो एक रह जाता है आपका आइसलैंड, ग्रीनलैंड। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे वर्ल्ड का मैप है। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो देखिए सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है आपका, एशिया। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है आपका, एशिया। यहाँ पे यूराल माउंटेन्स है, आप सभी को पता है, और जो यूराल माउंटेन्स है वो आपके एशिया को अलग करते हैं। ठीक है, ये यूराल माउंटेन्स एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है आपका, कॉन्टिनेंट कौन सा है आपका, एशिया। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है आपका, एशिया। एशिया सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है एशिया। एशिया के बाद आप किसके पास आएंगे, अफ्रीका। दूसरे नंबर पे कौन है, अफ्रीका। सबसे पहले एशिया फिर अफ्रीका। एशिया कब 30% रखता है, ठीक है। अफ्रीका जो है आपकी वो 20% के हिसाब से है, ये 30%, ये आपके 20%। सबसे पहला कौन सा है, एशिया, फिर है आपके अफ्रीका, फिर देखिए एशिया, अफ्रीका, फिर आपके नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, फिर इसके नीचे आ जाइए आपके साउथ अमेरिका। ठीक है, ये कितना कितना परसेंट रखते हैं आपके, 16 और 11, 16 और 11, 30 20 16 11, याद हो जाएगा। 30%, 20%, 16% और 11%। उसके बाद देखिए जो है वो है आपके अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है वो ऑलमोस्ट कितना परसेंट रखता है आपके, 8.9% रखता है, यानी 9% के आसपास का क्षेत्रफल है या बड़ा है कॉन्टिनेंट। उसके बाद जो है वो आता है आपका यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। फिर कौन सा है आपके, यूरोप। यूरोप के बाद कौन सा है आपका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके बाद कौन सा है आपका, ऑस्ट्रेलिया। ये 6.7%, या आपको 6% याद रखिए। ठीक है, और ये है 5%, यानी 5 और 6%। अब आपको सारे कॉन्टिनेंट क्षेत्र के अनुसार याद हो जाएंगे। कौन सा, इधर से स्टार्ट कीजिए, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद आप नीचे आइए अंटार्कटिका, उसके बाद ऊपर जाइए यूरोप, यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया। और इसका क्षेत्रफल कितना परसेंट एरिया है वर्ल्ड में, वो भी याद हो जाएगा। 30 20 16 11, 30 20 16 11, उसके बाद 8 6 और 5। 30 20 कैसे याद किया हमने, 30 20 16 11, मैं सही से आपको रफ वर्क बता देती हूँ। 30 20%, 16%, 11%, उसके बाद 8%, 6% और 5%। इसको कौन सा है आपका, एशिया है। एशिया के बाद कौन सा है आपका, अफ्रीका। अफ्रीका के बाद ऊपर से कौन सा है आपका, नॉर्थ अमेरिका, फिर कौन सा है आपका, साउथ अमेरिका, उसके बाद जो है वो क्या है आपके, अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका के बाद जो है हमारा वो है यूरोप। यूरोप के बाद कौन सा है आपका, ऑस्ट्रेलिया। तो मैं होपफुली आपको एरिया वाइज सारे कंट्रीज और उनका परसेंट भी याद हो गया होगा। 30 20 16 11, उसके बाद 8 6 और 5। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये तो किसके अनुसार है, आपके क्षेत्रफल के अनुसार। अब देखिए अगर आपको जनसंख्या के अनुसार याद करना है तो इसमें सिर्फ थोड़ा सा ही बदलाव करना पड़ेगा। क्या बदलाव करना पड़ेगा, ये जो आपका यूरोप है उसको उठा के तीसरे नंबर पे ले आइए। तीसरे नंबर पे किसको ले आएंगे आप, यूरोप को ले आएंगे। फिर आपकी सीरीज सेम चलेगी। और हमें पता है कि अंटार्कटिका में तो शून्य जनसंख्या रहती है, तो अंटार्कटिका लास्ट में हो जाएगा और छठे नंबर पे आपका कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, याद रखना आसान है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले, फिर अफ्रीका में सिर्फ तीसरे नंबर पे हमको 6 को यहाँ उठा के रख देना है, यूरोप को, फिर वही नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद जो हो जाएगा आपके ऑस्ट्रेलिया, और फिर क्या हो जाएगा आपके अंटार्कटिका। तो होपफुली आपको ये सब याद हो गया होगा। आपके कॉन्टिनेंट्स किस किस के अनुसार, एक तो आपके एरिया के अनुसार
और जो दूसरा है वो क्या है आपके जनसंख्या के अनुसार। अब देखो 30% जनसंख्या पर 30% लैंड पर विश्व की कितनी परसेंट जनसंख्या निवास कर रही है, आपके 59% ऑफ पॉपुलेशन। आपके 20% पे 18% जनसंख्या निवास कर रही है। यूरोप पे 9% जनसंख्या निवास कर रही है, जबकि वहाँ का क्षेत्रफल कितना था, 6% के आसपास था। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर ये 16% पे, नॉर्थ अमेरिका में सिर्फ 7.5, यहाँ पर 5.5%, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिर्फ 0.56% ऑफ पॉपुलेशन रहती है इस कॉन्टिनेंट के अंदर। होपफुली आपको ये पूरी चीज़ें अच्छे से याद हो गई होगी। मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले आएगा आपके एशिया, फिर आएगा आपका अफ्रीका, फिर ऊपर जाइए नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका हो जाएगा, उसके बाद आपके नीचे इधर अंटार्कटिका। सीरीज में ख़त्म करके हम चलेंगे ऊपर, तो पहले आ जाएगा यूरोप और फिर आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से ये तो किसके अनुसार था, क्षेत्रफल के अनुसार। अगर हम जनसंख्या के अनुसार बात करते हैं तो सबसे पहले वही है एशिया, अफ्रीका और यूरोप। ये वाले पूरे कॉन्टिनेंट सीरीज में रख रहे हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। फिर हम जानते हैं कि अंटार्कटिका में 0 जनसंख्या रहती है, 0 जनसंख्या, और उसके पहले क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो आपको ये याद हो गया होगा। ठीक है, और अगर परसेंट की बात करते हैं तो 30, उसके बाद आ जाएगा 20, 16, 11, उसके बाद आ जाएगा आपके 8, 6 और 5। और कितने कितने परसेंट पॉपुलेशन रहती है, तो देखो 59% रहती है, और 20% पर सिर्फ 18% जनसंख्या निवास कर रही है, और यहाँ पे 9% जनसंख्या निवास कर रही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 7.5 और 5.5, 7.5 और 5.5, यहाँ पे देखो 7.5% पॉपुलेशन, यहाँ पर 5.5% पॉपुलेशन है, और यहाँ पर तो 0.56% ऑफ पॉपुलेशन रहती है। और ये जो डाटा है आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ये तो था आपके महाद्वीपों के बारे में, एक बेसिक जानकारी थी। अब जो है वो है आपके महासागरों के ऊपर। अब महासागर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जो पृथ्वी है वहाँ पे कितने महासागर है, क्या आपके 5 महासागर है, 5 ओशियंस है। ठीक है, अब इन 5 ओशंस को कैसे कैसे हम देख सकते हैं। पहला तो हम उनके क्षेत्रफल, आयतन और डेप्थ के आधार पर देख सकते हैं। दूसरा उसकी तटरेखा कितने किलोमीटर्स की है, उसके आधार पर हम दोनों तरीके से महासागरों को देखेंगे। तो सबसे पहले जो देखते हैं वो देखते हैं हम क्षेत्रफल और आयतन के अनुसार। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल और सबसे ज़्यादा आयतन वाला जो है वो कौन सा है आपके, सबसे पहले प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। ठीक है, पैसिफिक ओशियन। उसके बाद जो है आपका अटलांटिक ओशियन, एस शेप्ड वाला। फिर हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, जिसकी शेप कैसी है आपकी, एम शेप है। ठीक है, उसके बाद है आपका आर्कटिक ओशियन, उसके बाद अंटार्कटिक ओशियन, फिर है आपका आर्कटिक ओशियन। ठीक है, एक बार हम इसको ड्रॉ करके भी देख लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर और कौन कौन से कॉन्टिनेंट को टच कर रहा है ये। ठीक है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ये ग्रीनलैंड, यहाँ पर आपका ब्रिटेन बना दिया है, ये अंटार्कटिका हो गया है। अब हम इसमें क्या ड्रॉ करने वाले हैं, हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स। तो देखो अगर कोई भी हमारा स्लांटिंग पेज है, अगर आप उसको बीच में से कट करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले फ्लैट शीट पर आ जाएगा। जैसे ही फ्लैट शीट पर आएगा तो इस तरफ भी कौन सा कॉन्टिनेंट है आपके, पैसिफिक, इस तरफ भी कौन सा है, पैसिफिक। और वो हुआ कैसे, अगर आप इसको बंद करोगे वापस तो पैसिफिक मिल जाएगा, खोलोगे तो वापस खुल जाएगा। जैसे ये आपका क्या है, वर्ल्ड मैप अभी प्लेन शीट पर है, फ्लैट है। अगर इसको और इसको जोड़ोगे तो आपस में इधर भी कौन सा ओशियन होगा आपका, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, इधर भी कौन सा होगा आपका, पैसिफिक ओशियन। ये आपको समझ आ गया है। और जो पैसिफिक ओशियन है इसकी तटरेखा भी सबसे ज्यादा है, ये सबसे बड़ा महासागर भी है। उसके बाद आपके एस शेप्ड का महासागर है, इसका नाम क्या है आपके, अटलांटिक महासागर।
अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को आप देखोगे तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को ये यूरोप और अफ्रीका से क्या करा है, आपके अलग करा है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल भी दूसरे नंबर पर है। आपको हमेशा अपने लेफ्ट साइड से चलना है, पैसिफिक, फिर उसके बाद अटलांटिक, अटलांटिक के बाद जो आप यहाँ पर देखेंगे आपके ये एम शेप्ड का, ये कौन सा है, आपके इंडियन ओशियन या फिर हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक है, तीसरे नंबर पर। अब चौथे नंबर पर और पांचवें नंबर पर ही बदलाव है। तट रेखा के अनुसार सिर्फ चौथे और पांचवें बदलाव है। देखो सबसे बड़ा जो है आपके क्षेत्रफल के अनुसार, वो तो पहले कौन सा है, आपके अटलांटिक वाला, सॉरी अंटार्कटिक, और जो ऊपर है आपके वो है आर्कटिक। तो पांचवें नंबर पे लेंथ जो आपके क्षेत्रफल और आयतन के हिसाब से तो आर्कटिक है, ठीक है। और अगर हम तटरेखा के अनुसार बात करते हैं तो आर्कटिक की तटरेखा अंटार्कटिका की तुलना में क्या है, आपके ज्यादा है। तो इस तरीके से आपको पांचों ओशियंस अभी मैंने एक बार ओवरव्यू के लिए बता दिए हैं। जब हमारा टॉपिक हम ओशियंस पढ़ रहे होंगे तो उस वक्त हम इसको एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे कि रिंग ऑफ फायर क्या होती है, उसके बाद यहाँ पर मानसून का क्या इफेक्ट होता है आपके हिंद महासागर के अंदर, और ये सब चीजें हम अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। गंगोत्री और ये सब हम पढ़ते चलेंगे। तो फिर से आपको बता देती हूँ, क्षेत्रफल के अनुसार प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। तीन तो सेम है आपके तटरेखा के अनुसार, और जो दो है वो क्या है, आपके आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागर, ठीक है। ये आपने अच्छे से देख लिया होगा। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये यूरोप, अफ्रीका, सॉरी एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, और इन सब में से गुजरने वाली जो रेखाएं हैं वो हमारी कौन सी हो जाएगी, 0 डिग्री इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, और इसमें एक बार हम मेंशन भी कर लेते हैं। यहाँ पे तो कौन सा है, आपके प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के बाद ये जो आपको एस शेप का दिख रहा है वो जो है आपका, वो क्या है, अटलांटिक महासागर। उसके बाद ये देखिए आप एम शेप का, ये कौन सा है आपका, हिंद महासागर। हिंद महासागर के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो है वो है आर्कटिक, फिर है यहाँ पर जो नीचे हो जाएगा वो हो जाएगा अंटार्कटिक, ठीक है। ये सारे महासागर। अब आगे देखिए, अब जो हमारा सेकंड पॉइंट जो हम पढ़ेंगे, हमने महाद्वीप और महासागर के बारे में डिस्कशन कर लिया है। उसके बाद जो अगला है वो एक बार सिर्फ ये ओवरव्यू के लिए है, ये हमारे यहाँ पर अपने सिलेबस से इसका कोई भी कोरिलेशन नहीं है, बट अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हमें ये बेसिक जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, गोलार्ध, देशांतर और अक्षांश के बारे में फटाफट हम 2 मिनट में देख लेते हैं। सबसे पहले गोलार्ध कैसे बनते हैं। तो गोलार्ध बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक 0 डिग्री इक्वेटर लाइन मानी। कैसी, एक लैटिट्यूड लाइन मानी 0 डिग्री। ये लैटिट्यूड लाइन जो थी वो अर्थ को 2 बराबर गोलार्धों में विभाजित किया। इसके जो ऊपर था वो तो कौन सा था आपका, उत्तरी गोलार्ध, और जो दक्षिण में था वो कौन सा था आपका, इसका दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब जो हमारी भूमध्य रेखा है वो कितने देशों से होकर गुजर रही है, तो आपके 13 देशों से होकर गुजर रही है। तो देखिए, सबसे पहले आपके आ जाएगा इक्वेडोर। पहले यहाँ पे कौन कौन से आपको ये पता होना चाहिए, कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका से है, फिर आपके अफ्रीका से है, और यहाँ पर आपके एशिया से है। इनके कंट्रीज से होकर गुजर रही है। तो कैसे कैसे देखो, सबसे पहले है आपका इक्वेडोर, इक्वेडोर के बाद है आपके कोलंबिया, कोलंबिया के बाद जो है आपका ब्राजील। ये तीनों ही कंट्रीज कहाँ पर है, आपके साउथ अमेरिका में। तो आपको 3 कंट्रीज याद हो गए, टोटल 13 से गुजरती। पहले 3 कौन से हैं, देखो, कोलंबिया, इक्वेडोर और ब्राजील, ठीक है। उसके बाद जो कंट्रीज आ रहे हैं हमारे, वो सारे कंट्रीज कौन से हैं, आपके अफ्रीका के हैं, ठीक है। साउथ टॉमन प्रिंसिपल है, फिर गैबोन है, फिर कांगो है, फिर कांगो रिपब्लिक, ये कांगो रिपब्लिक है, फिर यहाँ पे कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, फिर युगांडा है, फिर केन्या है, फिर सोमालिया है, ठीक है। ये तो आपके कौन कौन से हो गए हैं, अफ्रीका के,
ठीक है, युगांडा, केन्या, सोमालिया, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कांगो रिपब्लिक, गैबोन, साओ टोम एंड प्रिंसिपल। प्रिंसिपे ये कौन सा हो गया है आपके अफ्रीका के। उसके बाद है आपके किसके हैं आपके ये जो तीन अलग कंट्री अलग, इसके बाद जो है वो कौन से हैं आपके एशिया के। एशिया के कंट्री से जहां पास करती है कौन कौन सा है आपके मालदीव्स है, इंडोनेशिया है और किरिबाती है। मालदीव्स, इंडोनेशिया और किरिबाती। ठीक है, ये वाले आपको 13 कंट्री याद हो गएंगे। तीन इधर से याद कीजिए, उसके बाद आप तीन इधर से याद कीजिए और जो बचे वो बीच अफ्रीका के आपको याद हो जाएंगे। टोटल 13 कंट्रीज आपको याद हो गए होंगे। अब आगे देखते हैं। अब सबसे पहले दो चीजें हमने पढ़ी थी अभी कि भूमध्य रेखा एक लैटिट्यूड लाइन है जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। तो वही है हमारा क्या वही क्या है हमारा अब लैटिट्यूड्स है। ठीक है, लैटिट्यूड्स है। अब लैटिट्यूड लाइन क्या होती है, जो आपकी हम वेस्ट टू ईस्ट को लेकर जो है हम खींचते हैं। इसकी सबसे मिड लाइन कौन सी होती है आपकी 0 डिग्री होती है। इसके ऊपर तो क्या हो जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध, इसके नीचे कौन सा हो जाएगा आपके दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये दो चीज आपको याद हो गई होगी। 0 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध और लैटिट्यूड लाइंस होती है। 0 से ऊपर तक जाने पर कितनी लैटिट्यूड लाइंस है आपके 90। ठीक है, और नीचे भी कितनी है आपकी 90s। और इसको मीजर किस में करते हैं अपने डिग्रीज में इसको मीजर करते हैं। तो आपसे पूछे कि टोटल कितनी है तो टोटल होगी आपकी 181। 90 तो ये 90 ये और एक क्या है आपके इक्वेटर। ठीक है, और इसका हमने ये इमेजिनरी लाइन क्यों ली, इसलिए ली ताकि हम क्लाइमेट जो है जलवायु का हम यहाँ से क्या कर सके निर्धारण कर सके। दूसरी बात, जैसे जैसे ही आप इक्वेटर से ऊपर जाते जाएंगे तो ये इसका जो एक सर्कल पूरा सर्कल बनेगा ये आपका अर्थ है, इसमें पूरी सर्कल्स बन रही है। सर्कल्स वाली लाइन कौन सी है आपके लैटिट्यूड लाइंस है। और जैसे जैसे आप इक्वेटर से ऊपर जाते जाएंगे तो जो सर्कल है ये कैसे होते जाएंगे आपके छोटे होते जाएंगे। ठीक है, इक्वेटर से ऊपर जाने पर सर्कल छोटे होंगे, इक्वेटर से ऊपर जाने पर टेम्परेचर में इंक्रीज होगा, सॉरी टेम्परेचर जो है हमारा कम होगा। बिल्कुल पोल्स के ऊपर आते आते तुम्हारा टेम्परेचर बिल्कुल माइनस में चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और इसका निर्धारण क्यों किया गया था आपके जलवायु प्रदेशों का निर्धारण करने के लिए, यहाँ के क्लाइमेट कैसे होने चाहिए, कैसे होंगे वर्ल्ड के, इसके लिए इस लाइन का हमने क्या किया था निर्धारण। 90 डिग्री तो आपके ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 90 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में, एक जो हमने इमेजिन की थी कौन सी भूमध्य रेखा वो एक। तो इस तरीके से टोटल कितनी हो जाएगी आपके 181। उसके बाद आप देखिए देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड्स। अगर हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करें, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, पहली बात तो लॉन्गिट्यूड्स अर्ध गोलार्ध होता है। ठीक है, पूरे सर्कल नहीं होते हैं। देखो इधर की एक देशांतर, इधर की एक देशांतर मिलकर क्या बनाएगी आपके पूरा का पूरा एक देशांतर मिलाएगी। तो यानी जो उत्तर से दक्षिण तक ध्रुव से खींची जाती है, हमारे पोल्स से जो ड्रॉ की जाती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, वो कौन सी होती है आपके देशांतर रेखाएं होती है। और ये क्या होती है अर्धवर्ताकार होती है, यानी क्या होती है सेमी सर्कल्स में डिवाइड होती है, फुल सर्कल नहीं बनता। दो दो इधर वाली देखो, इधर वाली एक सेमी सर्कल लॉन्गिट्यूड का, इधर वाला एक सेमी सर्कल मिलके क्या बनाता है आपका सर्कल बनाता है। जबकि जो आपकी लैटिट्यूड्स थी वो पूरी क्या होती है सर्कल के फॉर्म में होती है। ठीक है, अब ये क्यों खींची गई, इसका भी एक 0 डिग्री बेस रखा गया। ये 0 डिग्री, इसको बोलते हैं हम प्राइम मेरिडियन। जो आपके समय निर्धारण के लिए खींची गई थी। 0 डिग्री जो है इनकी वो कौन सी है आपके प्राइम मेरिडियन, जो कहाँ से गुजरती है आपके लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। और इसका निर्धारण क्या किया गया था कि इसके इधर तो कौन सा हेमिस्फेयर होगा आपका ईस्ट हेमिस्फेयर, इसके इधर कौन सा होगा आपका वेस्ट हेमिस्फेयर। और इससे हम किसका निर्धारण करेंगे आपके टाइम का निर्धारण किया जाएगा, यानी समय का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, इससे आपके समय का निर्धारण किया जाएगा। उसके बाद देखिए
इधर ये एक 0 डिग्री और इधर से इधर तक की तो कितनी हो गई आपके 179, इधर से इधर की भी कितनी है आपके 179 लॉन्गिट्यूड्स हो गई, और एक क्या हो गई आपके 0 डिग्री। ठीक है, उसके बाद देखिए जस्ट अपोजिट टू 0 डिग्री आपका जो प्राइम मेरिडियन है उसके अपोजिट में एक 180 डिग्री की है। ठीक है, और जो 180 डिग्री की होती है उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरनेशनल डेट लाइन। उसको क्या कहते हैं हम, इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। तो इस तरीके से टोटल कितने हो जाएंगे हमारे देशांतर, 179, 179 और एक हमारा प्राइम मेरिडियन और एक हमारा 180 डिग्री देशांतर, जिसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, जहां से हमारे डेट का निर्धारण होता है। तो टोटल ये हो जाएगी आपकी 360। ठीक है, इस तरीके से टोटल कितनी हो जाएगी आपकी 360 हो जाएगी, और वो कितनी थी आपके 181 थी। तो ये दोनों हमने अच्छे से पूरे कर लिए कि गोलार्ध कैसे बने। देखो ग्रीनविच, और इससे अगर हमने लॉन्गिट्यूड खींचा तो वेस्ट और ईस्ट हेमिस्फेयर बने, लैटिट्यूड खींचा तो हमारा नॉर्थ और साउथ हेमिस्फेयर का निर्धारण हुआ है, वो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, इसको ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने स्टार्टिंग के दोनों टॉपिक पूरे कर लिए हैं। अब जो हमारा लास्ट पार्ट था, जब हमने क्लास में पहले डिस्कशन किया था, तो लास्ट पार्ट है हमारा, वो क्या है, आपकी कंट्रीज याद होना। तो एक बार मैं फटाफट से सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉन्टिनेंट वाइज कंट्रीज को बोल के बता देती हूँ जितना मुझसे पॉसिबल है। बाकी आप खुद एटलस लीजिए, एटलस आप कोई सी भी ले सकते हैं, ऑक्सफोर्ड की भी ले सकते हैं, कोई स्कूल एटलस आती है वो भी आप ले सकते हैं। तो कोई सी भी आप एटलस लीजिए, और जैसे जैसे हम एक एक कॉन्टिनेंट पढ़ते जाएंगे तो उसको आप अपने एक बार एटलस के अंदर उसकी लोकेशन को देखते हुए चलिएगा, जिससे आपका जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो ना तो ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव में बट आपके करंट अफेयर बहुत मजबूत होगा। आपको जो इंटरनेशनल जो हमारा पीएसआई का सब्जेक्ट होता है उसमें भी आपका इंटरेस्ट जो है बढ़ता जाएगा, और आपको ज़्यादा चीज़ें समझ आएगी कि हमारे आसपास क्या घटना घटित हो रही है। तो इसलिए आपको कंट्रीज़ के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो अब हम एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमने एक बार पूरा देख लिया था। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले हम नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट करते हैं तो देखिए सबसे पहले ये कनाडा है, फिर यूएसए है, उसके बाद आपका मेक्सिको है, फिर नीचे जो हमारी ये एस शेप्ड की जो है ये कंट्रीज, इसको पढ़ते हुए चलता है। इसमें देखो कौन कौन सा है आपका, ग्वाटमाला है, एल सेल्वाडोर है, निकारागुआ है, हॉन्डुरस है, कोस्टा रिका है, पनामा है। ठीक है, उसके बाद ये चीज़, उसके बाद जो यहाँ पर जो हमारे लीजर एंटिलीज और जो फैली हुई होती है उसकी कुछ कंट्रीज मैं बता देती हूँ, बाकी आप देखिएगा कौन कौन सी है। क्यूबा है, जमैका है, डोमिनिका रिपब्लिक है, प्लूटो रिको है, ट्रिनाडो, ये सब हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, आपके नॉर्थ अमेरिका के अंदर। अगर हम स्पेसिफिकली यूएसए की बात करेंगे तो सबसे पहले यूएसए की बात करने से पहले यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि 50 तो यहाँ के क्या है, स्टेट्स है, जिसमें से जो 2 स्टेट्स है ना वो इसके कंट्री के मेनलैंड के बाहर है, मेनलैंड के बाहर है। कौन कौन से हैं यहाँ पर, इसका एक हवाई द्वीप है वो, और एक इसका अलास्का वाला पोर्शन। इसके मेनलैंड से बाहर के 2 कंट्रीज है, कौन से, हवाई आइसलैंड और दूसरा है आपका अलास्का वाला। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कि जो हमारा पूरा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यू वर्ल्ड कॉन्टिनेंट, नई दुनिया का महाद्वीप। ठीक है, इस तरीके से इसके बारे में है, तो आप देख लेंगे। ठीक है, सारा देखिएगा, लीजर एंटिलीज वगैरह देखिएगा, यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको। अब जब मैप बनाएंगे तो कैसे ड्रॉ करती हूँ मैं, देखो ये 3 चीज़ें बनाई हमने, जो अलास्का की थी, फिर हम नीचे आए, फिर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया मैंने ड्रॉ की, फिर और नीचे आए, फिर हमने यह शेप्ड ड्रॉ किया, फिर हम ऊपर आए, फिर हडसन की बे के लिए स्पेस छोड़ा, उसके बाद हम और नीचे आए, फिर यहाँ पर हमने गल्फ ऑफ मैक्सिको का डायग्राम बनाया, फिर नीचे आए, फिर इस तरीके से हमारा पूरा नॉर्थ अमेरिका हम ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, फिर ये एस शेप्ड की बनाई है, फिर यहाँ पे मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको का डिज़ाइन दिया है, तो इस तरीके से आप आराम से मैप भी ड्रॉ कर सकते हैं। आगे जो है वो कौन सा है आपका, साउथ अमेरिका।
साउथ अमेरिका की बात करते हैं तो इसमें वेनेजुएला है, कोलंबो है, इक्वेडोर है, फिर ये आपका बहुत बड़ा जो है वो ब्राज़ील है, फिर पेरू है, बोलीविया है, पैराग्वे है, उसके बाद अर्जेंटीना है, यूरुग्वे है, चिली है। तो ये सब जो है वो आपके किसके हैं, आपके साउथ अफ्रीका के हैं, ठीक है। और मैं अगर साउथ अफ्रीका की बात करूँ तो ये जो कंट्री था वो आपके कौन से नंबर पे था, नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका था। ये सब हमको पता ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, और इसको क्या कहते हैं आप, पक्षियों का द्वीप। यहाँ पे बहुत सारे बर्ड है तो इसको क्या कहते हैं, पक्षियों का महाद्वीप, ठीक है। कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स। आगे देखिए, आगे जो है ये है क्या है, हमारा यूरोप है। और यूरोप जो है वो लैंड फॉर्म से अलग नहीं है, ये यूरेशिया की एक संकल्पना आपको पता होगी, यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया को मिला के क्या कहते हैं हम, यूरेशिया। और इनको डिवाइड जो करता है लैंड से वो कौन सा है, आपके यूराल माउंटेन, यूराल पर्वत है जो यूरोप और एशिया को डिवाइड करता है। तो अब आप यूरोप की कंट्रीज देखिए, सबसे पहले ये आइसलैंड है, फिर आयरलैंड है, यहाँ पे यूके है, डेनमार्क है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। अब देखो आप बनाओगे तो आराम से ऐसे बना सकते हो ना, नॉर्वे, फिनलैंड, फिर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, फिर यहाँ पर जर्मनी आ जाएगा, लग्जमबर्ग है, फ्रांस है, पोर्चुगल है, स्पेन है, मोनाको है, सान मैरियो है, ठीक है। फिर आप इटली के ऊपर आ जाएंगे, उसके बाद आप और नीचे जाएंगे तो नीचे ऐसे बनाती जाएगी तो यहाँ पे ग्रीस आ जाएगा। फिर यहाँ पे टर्की जो दोनों का पार्ट है, एक तो टर्की किस किस का पार्ट है, दो कंट्रीज है जो दोनों के पार्ट में आते हैं यूरेशिया के भाग में, वो कौन से हैं आपके, एक तो टर्की है और एक कौन सा है आपका, रशिया है, ठीक है। फिर आप और ड्रॉ करेंगे ऐसे आराम से, तो यहाँ पे ब्लैक सी के लिए आप स्पेस छोड़िए, फिर नीचे आते जाइए, ठीक है। फिर इसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। फिर यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा, एशिया। तो इस तरीके से, और फिर आपको जो छोटे छोटे बनाने होते हैं दो, वो क्या होते हैं, एक तो यूके और एक क्या होता है आपका, आयरलैंड होता है, ठीक है। ये क्या है आपका, यूरोप। उसके बाद देखिए अब हम बात करते हैं किसकी, अफ्रीका की। सबसे पहले तो ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, आपके डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप को एक तो क्या कहते हैं आपके, प्रोग्रेसिव कॉन्टिनेंट, क्योंकि सबसे पहले जो इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ वो आपके कहाँ पर हुआ, यूरोप के अंदर हुआ, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं आपका, प्रोग्रेसिव कॉन्टिनेंट। इसके बाद इसको पेनिनसुला कॉन्टिनेंट भी कहती है, यानी प्रायद्वीपीय महाद्वीप, ये भी इसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किससे, अफ्रीका की बात करते हैं। तो देखिए अफ्रीका को बनाना भी आसान है, ये मेडिटेरियन सी से लगा हुआ, भूमध्य सागर से लगा हुआ भाग है, फिर आराम से बनाइए। फिर ये गिनी है, गल्फ ऑफ गिनी। और इस गल्फ ऑफ गिनी के पर्सपेक्टिव में एक फैक्ट हम पढ़ते हैं कि जो हमारी 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा थी और 0 डिग्री भूमध्य रेखा थी, वो जिस पॉइंट पे आके मिलती है वो कौन सी है, आपके गल्फ ऑफ गिनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर देखो अल्जीरिया है, माली है, उसके बाद नाइजीरिया है, नाइगर है, चैड है, सूडान है, उसके बाद आपके और देखो डेमोग्राफिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अंगोला है, नामीबिया है, बोट्सवाना है, साउथ अफ्रीका है, ठीक है, तंजानिया है, केन्या है, रवांडा है, सोमालिया है, इथोपिया है। फिर आपके और जो यहाँ पर आ जाएंगे वो हो जाए, ठीक है। ये सब आपके कौन से हो जाएंगे, अफ्रीका वाले देश हो जाएंगे। हमने बोला कि अफ्रीका कैसा है, यहाँ पे डार्क कॉन्टिनेंट्स है, इसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो क्या है, आपके एशिया के बारे में पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स में। तो एशिया में देखिए रशिया है, मंगोलिया है, और इसके अपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं हम, साइबेरिया कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं हम, पूरे एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्टिनेंट कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। कजाकिस्तान है और किर्गिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान, ईरान है, यहाँ पे सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, इजराइल, टर्की, और ये सब नीचे अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपके साउथ ईस्ट एशिया में तो फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, मलेशिया है, ब्रुनेई है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, वियतनाम है, लाओस है, म्यांमार है, इधर आपके मालदीव्स है, श्रीलंका है, ओमान, यमन, नेपाल, भूटान। तो इस तरीके से आपको ये सारे कंट्रीज याद होने चाहिए। एक बार आप मोटा मोटा देख लीजिए ताकि जब हम एक कॉन्टिनेंट पढ़ने आए तो यहाँ पर जो हम पेट्रोलियम की बात करेंगे आपके इस वाले एरिया में, तो उसके लिए आपको कंट्रीज पता होनी चाहिए, इसलिए ये एक बार देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे जो इम्पोर्टेंट है एक कॉन्सेप्ट है आता है यहाँ पर
वो है ओशेनिया का कॉन्सेप्ट। ओशेनिया क्या है? तो बेसिकली ओशेनिया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया देखो ऑस्ट्रेलिया है, पूरा ऑस्ट्रेलिया आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, न्यूजीलैंड है, ये सब चीज़ें आती है इसमें। ऑस्ट्रेलिया को प्लस कर दीजिए आप, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को पूरा ओशेनिया में। उसके बाद आपके माइक्रोनेशिया, मेलिनेशिया एंड पॉलिनेशिया, ये सब भी मिलाकर, इन सब एरिया को मिलाकर आप क्या बोलते हैं? ओशेनिया। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आते हैं, ये दो। लेकिन जो हम और पूरे ओशेनिया की बात करते हैं तो पूरा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट मिलाएंगे, माइक्रोनेशिया मिलाएंगे, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट मिलाएंगे, फिर आपकी माइक्रोनेशिया मिला के उसके साथ आपके मेलिनेशिया, मेलिनेशिया प्लस आपकी पॉलिनेशिया, ये सब मिलाकर आप क्या कहते हैं? इन सब को मिलाकर आपके ओशेनिया कहते हैं। तो आपको इसकी संकल्पना पता चल गई होगी ओशेनिया की। तो हम फिर से देख लेते हैं कि ओशेनिया की संकल्पना क्या है, कि ओशेनिया किस किस को मिला के कहते हैं? आपके ऑस्ट्रेलिया को, पूरा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। उसके बाद आपके माइक्रोनेशिया है, पॉलिनेशिया है, ठीक है, पॉलिनेशिया के बाद में आपके मेलिनेशिया, इन सबको मिला के ओशेनिया कहते हैं। उसमें भी आपको दो चीज़ों का याद, जो कंट्रीज़ है या वो आपको याद रखने हैं। एक तो नोरू कंट्री है यहाँ पे, ठीक है, ये सब आपको इसमें छोटे छोटे जो कंट्रीज़ है उसके बारे में, स्पेशली आपको नौरू के बारे में याद रखना इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमने जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स थे उसके आसपास की चीज़ें थी वो भी हमने पूरी देख ली है, ठीक है। देखते हैं कि हमने जो स्टार्ट किया था वो सब पढ़ लिया क्या? हाँ, ऑफ कोर्स हमने जो चीज़ें स्टार्ट की थी, देखिए हमने सबसे पहले कॉन्टिनेंट, सबसे पहले हमने एक बेसिक आउट पढ़ा, उसके बाद हमने कॉन्टिनेंट्स पढ़ लिए, ओशंस पढ़ लिए, हेमिस्फीयर की जनरल जानकारी ले दी और वेरियस कंट्रीज भी पढ़ लिए हैं। तो इस तरीके से जो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी था उसका जो आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, कि हम अब कैसे कैसे पढ़ते जाएंगे, उसमें हमने हर टॉपिक कवर कर लिया है, चाहे ओशियन हो, फिर कॉन्टिनेंट हो, ग्लोबल वर्ल्ड सिस्टम के बारे में भी हमने जाना। उसके बाद हमने पॉपुलेशन वाइज पढ़ने की कोशिश की और ये मेजरली 4 ही टॉपिक्स है। इस तरीके से हमने जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट किया था वो आपके ख़त्म हो गया है, ठीक है। होपफुली क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच।